साथियों नमोबुद्धाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं इस समय लखनऊ आदर्श विहार से। जैसा आप सभी को मालूम है, इसी आदर्श विहार कॉलोनी में जेलर साहब रहते हैं, जिनका नाम है अंबिका प्रसाद जी। ये अपने ड्यूटी काल में भी समाज को जगाने, उठाने, बताने की बात करते रहे और जब रिटायर के बाद हमारा इनका संबंध हुआ तो अक्सर आप जो है बहुजन चिंतक के रूप में बहुजनों की चिंता करते हैं कि आखिर कैसे जगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वास्तव में बहुजन समाज पार्टी की हम बात कर रहे हैं साथियों। तो जब से बहुजन समाज पार्टी आई तब से दलितों के अंदर एक चेतना आई, वोट को लेकर के, अधिकार को लेकर के। वरना लोग भाग्य और भगवान में उलझ चुके थे कि जो भी उनके ऊपर शोषण होता था वो सोचते थे सब ऊपर वाले की देन है, चाहे बलात्कार हो, चाहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जो भी है। वो लोग नहीं जान पा रहे थे कि सरकार भी कोई चीज होती है और सरकार गरीबों के लिए होती है। वो लोग ये सोचते, चंद लोग संसद में, जो सबसे बड़ी देश की पंचायत है संसद, उसमें बैठ करके लोग भाग्य और लोगों के भाग्य का निर्णय लेते थे और कुछ लोग दलाली के रूप में पड़े हुए थे। अगर वो कुछ बोलते भी थे तो उनको उनका माइक छीन लिया जाता था, उनको पद से पदच्युत कर दिया जाता था। लेकिन बहुत धन्य है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब। उनको दीना भाना नाम का एक कर्मचारी जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, उन्होंने 2-3 बार किताब दे करके और उनको कहा कि पढ़ लीजिए साहब। कांशीराम साहब वो इग्नोर किया करते थे, क्योंकि वो ऐसे खानदान से नहीं थे कि वो सताए, दबाए, कुचले गए हों। वो नहीं, मतलब जो पंजाब में मैंने देखा है, रबदसिया सिख जो है, रबदसिया परिवार सर जी, वो बहुत ही योग्य धनाढ़ टाइप के होते हैं। वहां पर शोषण नहीं है। और वहीं से खासपुर गांव है और जहां पे पंजाब में, वहां पर बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब पैदा हुए और वहीं पर जाकर के पूना में रिसर्च सेंटर, जो वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर है, उसमें वो ड्यूटी की है। लेकिन जब किताब वो पढ़ते हैं दीना भाना जी का, तो वो उनके अंदर एक आग सी लग जाती है कि सरकार जो है ये कर क्या रही है। लोगों को वोट लेकर के लोगों पे ही हुकूमत करना चाहती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये वोट लेना और उनका अधिकार ना देना मैं बताऊंगा। मैं एक समय आएगा कि मैं इसको औकात दिखा दूंगा कि कैसे वोट लेकर के कैसे राजनीति की जाती है। तो साथियों, सरकार में बहुजन समाज पार्टी भी आई और बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने एक जियो जारी कर दिया था सरकार आते ही कि सबसे पहले जो गुंडा माफिया है उनको अंदर किया जाए और दूसरी बात, थानों में साथ सम्मान से एक कुर्सी डाल करके जो कोई चाहे जिस हालत में आए, गरीबी, कपड़ा फटा हो, लेकिन उसको बैठा करके उसकी बात को सुना जाना चाहिए। अभी हम चर्चा कर रहे थे माननीय जेलर साहब से और इसी बात को लेकर के, लेकिन आइए हम उन्हीं की जुबानी कुछ सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम तो अक्सर आप सभी को बताते रहते हैं। लेकिन जय भीम। आप जेलर साहब हैं अंबिका प्रसाद जी। सर, जो रैली हुई है जी, इस रैली के मायने आप जरा बताइए, जबकि जानते हैं कि 2012 से हम लोग सुसुप्तावस्था में चले गए थे और उधर 5 साल अखिलेश ने शासन किया, इधर योगी जी 8 साल हो गया लगभग जी। तो 8-5 13 साल हम लोग सुसुप्तावस्था में थे। लेकिन माननीय बहन जी का जो ये कदम रहा, लोगों का जो उन्होंने जनाधार लखनऊ भर दिया, अभी तक किसी ने भर नहीं पाया जी। रिकॉर्ड तोड़ दी, पुराने रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ी हैं। तो सर, आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं, जरा बताइए देखिए दर्शक को। देखिए, जहां तक रैली का सवाल है, ये उन लोगों के लिए सबक है जो लोग ये कहते थे कि बसपा समाप्त हो चुके जी। अभी तो बहन जी ने थोड़ा ही प्रयास किया है, थोड़ा सा प्रयास किया जी। अभी इसे पूरा प्रयास नहीं कहा जा सकता। नहीं। ये ना के बराबर प्रयास है। जी।
और आप देखिए सरकार ने जो है कई ट्रेनें रद्द करा दी। जी, सरकार तो बोल रही विफल कराने में रही ना। जी जी। फिर भी बहन जी की एक आवाज पर उनके चाहने वाले पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, ट्रकों में, जो जैसे हुआ वैसे पहुंचा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मानवर कांसीराम पार्क ही छोटा पड़ गया। आप देख रहे होंगे कि जितनी पब्लिक पार्क के अंदर जा रही उससे तो बाहर ज्यादा जा रही। जब उनको बैठने की जगह ही नहीं मिल पा रही है, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि रैली फ्लॉप हो गई। नहीं, विपक्ष का काम है तो विरोध करना, लेकिन लोगों के अंदर जरूर है करंट दौड़ गया है और विपक्ष का लगभग चेहरा धूमिल हो गया है। विपक्ष पीडीए बनाए बैठा है। जी। असली पीडीए आपको कहाँ नजर आया, आप बताइए हमको। जी जी। माननीय मिश्रा जी बैठे हुए थे जी। माननीय मुनकाद अली जी बैठे हुए थे, माननीय सांसद रसड़ा जी बैठे हुए थे, माननीय पाल जी बैठे हुए थे। पीडीए का मतलब है, हम आपको बताते हैं, पीडीए का मतलब सवर्ण नहीं है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है। तो लेकिन मिश्रा जी, ये तो बहन जी सर्व समाज की बात की, सर्व समाज की बात, पीडीए की बात नहीं की। वही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने सर्व समाज को लेके चल रहे हैं। हाँ। और सर्व समाज के बगैर सरकार बनाना बेकार है। और सत्यार्थी जी, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, जी जी, मैं बहन जी को आज से नहीं सन 84 से जानता हूँ। जी जी। एक भी भाषण कोई उनका ऐसा दिखा दे कि किसी भी नेता, अभिनेता या किसी भी व्यक्ति को अशोभनीय शब्दों से वो किया हो। नहीं, ये तो माना जाता है पूरे राष्ट्र स्तर पर कि बहन जी ऐसे लीडर हैं जो सर्व समाज उनको स्वीकार करता है, कोई विरोध नहीं करता है। और देखिए सर्व समाज को ले चलती है, लेकिन यहाँ पर बहन जी की बात को गंभीरता से लिया और पार्क की मरम्मत करा दी। बहन जी ने मंच से सरकार को धन्यवाद दिए और देना भी चाहिए। अगर कोई गलत करता है तो गलत कहना चाहिए, सही करता है तो सही कहना चाहिए, सच्चाई बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए? बोलना चाहिए। लेकिन विरोधी पार्टियों ने क्या कहा कि बहन जी तो भाजपा की गोद में है। ये तो बात है सर कि विपक्ष का काम है विरोध करना। एक नस्मुद्दीन सिद्दीकी हैं जो बहुजन समाज पार्टी से कखा गगा सीखे, जी, राजनीति का कखा गगा सीखे जी। और वो कहते हैं कि ये पार्टी, ये जो मतलब रैली थी जी, वो क्या नाम है, बीजेपी और बसपा की वर्सेस बसपा बोली थी। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि 8 ट्रेनें अगर बस बीजेपी की थी तो 8 ट्रेनें रद्द कैसे हुई, क्यों कराई बीजेपी? नहीं, सवाल यहाँ और जगह जगह बैरिकेटिंग लगी थी, उनके पुलिस से सरकार की लगी थी कि लोगों को इतर बितर किया जाए, रैली तक लोग समय से ना पहुंच पाए जी। जो हमने जाके ग्राउंड रिपोर्ट में देखी वो। लेकिन नस्मुद्दीन सिद्दीकी यहीं से कखा गगा सीखे और वो इस समय जो इस तरह के बोल रहे हैं तो शोभा नहीं देता। लेकिन आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी यहीं से कखा गगा सीखे, जैसा कि आप कह रहे हैं राजनीति का जी। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ये भी सोचना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी किसी एक जात धर्म की नहीं है, वो सर्व समाज की बात करती है। और सबसे बड़ी बात, सर्व समाज के लोग आए भी थे जी। और इतनी अनुशासित रैली किसी भी पार्टी का आपने देखा? किसी पार्टी में कुर्सियां चल रही हैं जी, किसी पार्टी में ईंटा पत्थर चल रहा है। ये तो माना जाएगा कि रूल में अगर रूलिंग पार्टी कोई है तो बहुजन समाज पार्टी, और अगर लोग भी रूलिंग में रहते, अगर माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी में इतनी दम है जी, तो पीडीए सब पूरा मिलके इतनी अनुशासित रैली करके दिखा। लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज
ओबीसी समाज से थे। ओबीसी समाज से थे जी। तब फिर आप कैसे पिछड़ा दलित? किंग जॉर्ज मेडिकल का नाम आपने फिर उठा करके चेंज कर दिया। और क्या नाम है बहन जी, छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज बनाया था और इन्होंने क्या किया कि उसको हटा के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया और फिर कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक दलित पिछड़े की बात करते हैं। और बहन जी को क्या कहते हैं कि बसपा भाजपा की बी टीम है। चलो हम आपकी बात को माने ले रहे हैं, लेकिन पहले आप बताइए अपर्णा जी कहाँ है? अपर्णा जी कहाँ है? बीजेपी में। इनके कई रिश्तेदार बीजेपी में है। जी। नहीं, जब योगी जी की सरकार बनी तो मुलायम जी अखिलेश जी का हाथ पकड़ करके मंच पे चढ़ करके जी और जा करके जी वो सीन लोगों को भूलती थोड़ो है। लोग आज भी सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट कर देते हैं और ये बताते हैं तो वो सीन जो है अखिलेश यादव या पीडीओ को मुंह चिढ़ाते हुए नजर आती है। जी जी जी। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि वो जा करके मुलायम जी कहते हैं ये आप इसका ख्याल रखिएगा। ये शब्द आया कि इसका ख्याल रखिएगा। ये तो हम बी टीम कौन है और कौन क्या है ये किसी के कहने से थोड़ा होता है। माननीय बहन जी तो हमेशा मनुवाद की मतलब मनुवाद को अक्सर उन्होंने कहा कि भाई अपराधी की जगह जेल है। जो अपराधी है चाहे जिस जात का हो जिस धर्म का हो उसकी जगह जेल है। उन्होंने जेल की बात की। अपने ही पार्टी के सांसद को बुला करके बाकायदे जेल पहुंचाया। लेकिन आज तक जितनी पार्टियां हैं किसी ने ऐसा नहीं किया कि अपने ही अगर अपराधी है तो अपने ही पार्टी को वो लोग छुपाते फिरते हैं। लेकिन माननीय बहन जी ने ऐसा किया। उनका शासन लोग आज ओबीसी बड़ी मात्रा में वो कह रहा है कि माननीय बहन जी आए ठीक है, उनका शासन हमको अच्छा लगता है। देखिए बहन जी ने अपने शासनकाल में यहाँ तक कह दिया था कि दलित उत्पीड़न का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दलित उत्पीड़न का जी दलित में हो तो माननीय बहन जी कहते हैं किसी का भी उत्पीड़न किसी का भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि कोई अगर दलित किसी के ऊपर गलत केस लगवाता है तो उसे कठोर दंड दिया जाए। उन्होंने अपने समय में एक जांच बैठाई थी कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग ना हो इसलिए सीओ इसकी जांच करेगा। ये माननीय बहन जी का था कि मतलब किसी के साथ गलत ना हो। यदि कोई गलत करता है तो उसकी जगह जेल है। ये माननीय बहन जी खुद इस पे संज्ञान लिया और उस एक्ट को बनाया। और बहन जी ने देखिए जनता की सुविधा के लिए कि जनता परेशान ना हो थाना दिवस बनाया। थाना दिवस, तहसील दिवस बनाया जी। एम्बुलेंस उपलब्ध कराई या नहीं कराई? नहीं, जो भी है कि उनके शासन में उनके शासन काल में जो हमारी बेटियां पढ़ती हैं, बहनें पढ़ती हैं, उन्होंने कितना पुरस्कृत किया उनको। नहीं, लोग आज भी याद करते हैं बहन जी को इस मामले में। शासन सत्ता के मामले में लोग चाह भी रहे हैं कि बीजेपी से मोह भंग हो गया है लोगों का। और लोग देखिए हिंदू बन के देख लिए, कट्टर हिंदू बन के देख लिए, उनका क्या फायदा हुआ? महंगाई से निजात नहीं, रोजगार मिला नहीं और तमाम ऐसे अत्याचार, अनाचार, दुराचार तो हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। उठा के अखबार, टीवी, सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात सर एक चीज और है कि जो बीजेपी की चार्मिंग थी कि मोदी जी आएंगे और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार और तो दूना हो गया। थाने में चले जाइए, आपकी बात नहीं सुना होगा। एक बात बताइए बिना पैसे की। अब हम आपको बहुत पीछे ले चलते हैं 2013 जी। आधार जब आया था पहले विरोध करने वाले मोदी जी थे। लागू करने वाले कौन है? मोदी जी। पहले विरोध करो फिर लागू करो। RTI का विरोध किसने किया था? मोदी जी। और लागू किसने किया? मोदी जी। नोटबंदी आपने किया और कहा कि मैं 100 दिन में काला धन वापस लाऊंगा। 100% करेंसी वापस आ गई, काला धन वापस आया। ये तो इनका जुमला हुआ। ये जो इनका था चुनाव जीतने का और छल बल जो भी मतलब कहा गया है कि साम दाम दंड भेद,
नहीं नहीं, बीजेपी यहाँ पर तो शक ये भी पैदा होता है कहीं से, ऐसा तो नहीं कि काला धन सब बीजेपी ही वालों का था। नहीं, बीजेपी वाले का था कि बीजेपी वाले उठा ले गए। हम बताएं सर, नोटबंदी क्या था? नोटबंदी था बहुत बड़ा लूट। आप हमको बताइए, किसी भी जिले में कोई उच्च अधिकारी लाइन में लगा? नहीं लगा, कोई नहीं। सैकड़ों मौतें हुई जी। मीडिया, वो मीडिया नहीं है अब। मीडिया तो पालतू कुत्ता बन गई है। मीडिया कब थी? ब्रिटिश हुकूमत में। ब्रिटिश हुकूमत। मैं मीडिया की एक बात बता, हर चीज जुमला, 15 लाख जुमला, 2 करोड़ नौकरी जुमला है। जी जी जी, हर चीज जुमला। अब आपको क्या लगता है सर कि सरकार लोगों को वोटों से आ रही है? नहीं। कैसे आ रही है? जहां पर देखिए, मैं कोई वो तो हूं नहीं ज्योतिषी जो क्लियर कर दो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जिन सीटों पर 80% मुस्लिम है, 60% मुस्लिम है और 55% वहां वोटिंग हुई है, फिर भी भाजपा जो है जीत रही है। जबकि हो सकता है 2% मुस्लिम दे रहा हो इनको जी। कोई सांसद है मुस्लिम? बीजेपी में तो नहीं है। सरकार किसकी है? बात तो उसी की होगी जी। तो कुल मिलाकर के बात आती है कि ये वोटिंग से नहीं, ये ईवीएम की गड़बड़ी से चुनाव जीते जा रहे हैं। इसलिए आम जनता के हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और आने वाला समय अगर इसी तरह चलता रहा साथियों, तो फिर आप सिर्फ धन खर्चा होगा देश का, राजकोष खाली हो जाएगा, वोटिंग कराई जाएगी, लेकिन सरकार बनाई जाएगी वही घपलेबाजी से, वोट चोरी करके। इसलिए जगह जगह आप जानते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लग रहे हैं। और मोदी जी ऐसे लोकप्रिय लीडर हुआ करते थे पहले। जब गुजरात मॉडल की बात आती थी तो लोग कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट, लेकिन साथियों वो हिंदुओं के भी नहीं रहे। क्योंकि आपको मालूम है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबकी अगर आवश्यकता है तो रोटी रोजगार। नहीं अभी रोजगार। नहीं अभी आपने क्या कहा, मोदी जी हिंदू है? नहीं सर, हम बात कर रहे हैं आपको कि हमने ये नहीं कहा कि हिंदू। वो बोला गया कि गुजरात मॉडल जब लाया गया तो मीडिया इनको बड़ी प्रचारित की कि हिंदुओं के लीडर और हिंदू हृदय सम्राट की बात उन्होंने किया था। अरे यार, मैंने तो उसमें फेसबुक पर देखा है मोदी जी को बोलते हुए कि वो कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूं। नहीं, बात जो हम मीडिया की बात कर रहे हैं, वो कहते क्या है, मीडिया क्या कहती है। हमने जिसकी बात की है कि जो उनकी मीडिया है, पालतू मीडिया, जिसको गोदी मीडिया नाम दिया गया, वो मीडिया कहती है कि गुजरात मॉडल लाई और बोली कि हिंदुओं के सबसे बड़े हितैषी हैं तो मोदी जी। ये बात उसने प्रचारित की, हमारा नहीं है ये। हमने कहा कि वो कहती है कि हिंदू हृदय सम्राट, लेकिन हिंदुओं की क्या अब तक इन्होंने क्या किया? भूख सबको लगती है जी। खाने की बात आई तो इन्होंने रोटी रोजगार छीनने का काम किया। खाली मुस्लिमों का नहीं छीनने का काम, सबका छीना। रोजगार छीन लिया, सरकारी संस्थाएं नष्ट कर दी। और सरकारी संस्थाएं नष्ट करने का मतलब है कि लोगों की एक जो क्षमता होती है, पढ़ लिख करके टेस्ट करके जो नौकरियों में जाते हैं, उनका एक मानक होता है, वो जीनियस में आते हैं, जो टेस्ट देते हैं। और टेस्ट वो अगर सरकारी संस्थाएं समाप्त कर दी जाएंगी तो सरकार का काम क्या रहेगा? ये तो फिर राजशाही हो गई। अब मोदी जी इस समय राजशाही में है। देखिए, क्योंकि उनको सत्ता कुर्सी पे
चिपके रहने की आदत है। जी जी जी। और चाहे बेईमानी से हो जी, चाहे भ्रष्टाचार से हो। जी जी। उनको भ्रष्टाचार इस समय बढ़ा हुआ है। थानों में आप देख रहे हैं जी कि बिना पैसे की सुनवाई नहीं होती है। जो आम जनता की बात हो जी जी। वो नहीं होती है। कहीं कार्यालय में चले जाइए तो लोग भ्रष्टाचार खत्म की बात करते थे कि मोदी जी आए खत्म हो जाएगा। जी जी जी। तो ये सब चीजें हैं साथियों, बाकी बातें फिर बाद में होगी, क्योंकि आप लोग अपना ख्याल रखिए। और लोग कहते हैं कि तावे पे रोटी अगर पलटेंगे नहीं तो जल जाएगी, और वो आप खाएंगे तो आपके पेट में जब जाएगी तो कार्बन पैदा होगा, कैंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह सत्ता है। सत्ता को यदि नहीं पलटेंगे तो आने वाले समय में इस देश को हिटलर शाही के रूप में आप देख सकते हैं। आपको घरों में बंद करके, कहीं गुफा में बंद करके और धुआं छोड़ करके मार दिया जाएगा, और आप आह भी नहीं कर पाएंगे। तो साथियों अपना ख्याल रखिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। जय भीम।